Hello friends, welcome to our YouTube channel Gyan Vidyapit. In this video, we shall continue our lecture series on physics which have been asked in BPSC prelims examination under the general category science. Okay? हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इस क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है. तो सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा, मास कभी भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, वेट बदलता है. वेट का मतलब होता है भार, वेट बदलता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पे लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा. ठीक है, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मास, द्रव्यमान. मास को कहा जाता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व की माप को मास बोला जाता है. और जितना मास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. ठीक है, और इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, मून और इवन इन अदर स्पेस, इवन इन द आउटर स्पेस. ओके, ये कहीं भी रहेगा उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्या रहेगा, सेम रहेगा. इसका मतलब है कि मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन एनी प्लैनेट. मास रिमेन्स द सेम. आप उसको जुपिटर पे लेके चले जाइए, चाहे सेटर्न पे लेके चले जाइए, किसी भी प्लैनेट पे लेके चले जाइए, चाहे आउटर स्पेस में लेके चले जाइए, मास विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वेट का. वेट क्या होता है, वेट, हाँ, मास का यूनिट क्या होता है केजी, बट वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन. वेट का यूनिट क्या होता है, भार का यूनिट क्या होता है न्यूटन. इसका मतलब जब न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट, इट मीन्स दैट वेट इज ए फोर्स. ठीक है, तो वेट कौन सा फोर्स है, तो वेट एक ऐसा फोर्स है विथ जिसके माध्यम से इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, वेट. तो इसका मतलब वेट इजकल टू क्या होता है mg. तो इसका मतलब मास तो बदलेगा नहीं, बदलेगा जी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि हर जगह पे अलग अलग हो जाता है. ठीक है, यस. तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे वेट क्या है, एक ऐसा फोर्स है जिसके माध्यम से कोई भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑन द अर्थ. ठीक है, ये हमेशा क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन. वेट ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन बिकॉज जी डिपेंड्स ऑन लोकेशन. तो जब जी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होगा तो इसलिए क्या होगा कि वेट भी अलग अलग होगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा पे कितना होता है, जैसे वेट अर्थ पे, तो वेट अर्थ पे और वेट मून पे. तो क्या होता है, यहाँ पे जो मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मैंने अर्थ पर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 होता है. याद रखिएगा, नहीं मून पे कम होता है. ठीक है, ठीक. अब बात हम करेंगे क्या, फिर से हम लोग देख लेते हैं, मास रिमेन्स द सेम बट वेट डज नॉट रिमेन द सेम. ठीक है, ओके. तो मून पे रहिए, कहीं पे रहिए, मास सेम रहेगा लेकिन वेट क्या होगा, बढ़ेगा. लेकिन अगर एक बात ये बोलेगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मून पर से अर्थ पे लाया जाएगा तो उसका वेट बढ़ेगा, उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ भी बढ़ जाएगा. सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, अगर अर्थ से मून पे लेके चले जाएगा तब उसका मास क्या, मास तो सेम रहेगा लेकिन वेट डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेंगे. कर सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है. सिंपल सा बात है, सोलर एनर्जी, इसका मतलब सूर्य हो जाएगा. ठीक है, ओके. एक और क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है हमारे लिए, वो कौन होगा बताइए, सन होगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, सेकंड क्वेश्चन, कि अर्थ जो है ना वो सन से 4.5 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है, -8. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -8 भाग ही एनर्जी प्राप्त कर पाता है. कितना, 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -8 ही वो एनर्जी प्राप्त कर पाता है अर्थ का, मात्र सोच सकते हैं. ठीक है,
और सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि दो लाइटर पार्टिकल मिलके एक हैवी पार्टिकल का निर्माण करते हैं एंड रिलीजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जो भी एनर्जी हो निकलता है वो न्यूक्लियर फिजन से ज़्यादा होता है। नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हम बात कर लेंगे कि हाइड्रोजन बम वर्क्स ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बट एटम बम वर्क्स ऑन द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन, अगर सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन को अभी जस्ट हम लोग देखे थे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात कर लेंगे क्या, एक साइंस के अंदर एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन जो होता है, फिजन मतलब विखंडन, टूटता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ओके, अगर बोले न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन को कौन दिया था? स्ट्रॉसमैन एंड हान ने दिया था। नाभिकीय विखंडन को स्ट्रॉसमैन एंड हान ने दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर एक चेन रिएक्शन होता है, जब भी यूरेनियम 235 पे ठीक है न्यूटन का बॉम्बार्डिंग किया जाता है तो उससे क्या होता है, एनर्जी और 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। जब यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग किया जाता है तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर 3 से फिर 9, 3 से 9, फिर 9 से क्या होगा 27। इस तरह से क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या, एक चेन रिएक्शन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक चेन रिएक्शन बन जाती है। इसी चेन रिएक्शन में क्या होता है, दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। वही जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा तब उसी में क्या होता है, 1 से 3, 9 से 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, तो उसी से क्या होगा, एटम बम बनेगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एटम बम, ठीक है, सबसे पहले कौन बनाया था? जे रॉबर्ट ओपेनहियर ने। एटम बम, ठीक है, का कॉन्सेप्ट कौन दिया था? जे रॉबर्ट ओपेनहियर ने। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, ओके, अब जो एटम बम है उसमें किसका यूज होता है? यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 92 और प्लूटोनियम 94। प्लूटोनियम पीयू होता है 94 और 239, याद रह जाएगा। 92 यूरेनियम 235 और 94 प्लूटोनियम 239। ठीक है, ओके, अगर हम बात करेंगे कि इसका पहला यूज कहाँ किया गया था तो यूएस के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? जापान पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका यूज किया। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को इसका यूज किया गया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। अब हम बात करेंगे कि 6 अगस्त को जो है ना, जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय था। उसका नाम क्या था? उसका लिटिल बॉय था। ठीक है, और उसमें कौन सा गिराया गया था? यूरेनियम गिराया गया था। ठीक है, और 9 अगस्त को जो नागासाकी पे गिराया गया था उसको बोलते हैं फैटमैन, और यहाँ पे प्लूटोनियम गिराया गया था। इसको एक याद रखने का आप ट्रिक ये सकते हैं, 6 अगस्त पहले आता है, 9 अगस्त बाद में आता है। पहले लिटिल बॉय तब जाके फैटमैन, पहले लिटिल बॉय तब जाके फैटमैन। ओके, और इसमें यूरेनियम कम होता है 92 235, इसमें प्लूटोनियम 94 239। ठीक है, और कहा जाता है कि जब 6 अगस्त को हिरोशिमा पे जब बम गिराया गया था उसमें लगभग लगभग 1,29,000 लोग मरे थे, और जब नागासाकी पे जब गिराया गया था लगभग लगभग 2.25 लाख लोग मरे थे। ठीक है, ये हो गया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एटम बम, जे रॉबर्ट ओपेनहियर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, हिरोशिमा, नागासाकी, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है? कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ जो न्यूट्रॉन निकलता है, जो न्यूट्रॉन 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 होगा उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इसको करते क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का खोज कौन किया था? फर्मी ने किया था। कौन किया था? फर्मी ने। तो इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल बनाने के लिए इसमें एक मॉडरेटर का यूज करते हैं, एक होता है आपको कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक मॉडरेटर
और कंट्रोल रॉड, नियंत्रण छड़ और मंदक का यूज करते हैं। तो मॉडरेटर में हम लोग भारी जल यानी D2O का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेफाइट करते हैं, उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड का करते हैं, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड का करते हैं, ओके, बेरिलियम ऑक्साइड का करते हैं। तो भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड का यूज मॉडरेटर मंदक के रूप में करते हैं। और जो कंट्रोल रॉड नियंत्रण छड़ है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैडमियम या बोरॉन का यूज करते हैं। तो इससे क्या करता है कि जो एक से जो 3 न्यूट्रॉन निकलता है इसका 2 एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर एक ही होता है, फिर जैसे 3 निकलता है फिर उसका 2 एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो एक कंट्रोल चेन रिएक्शन से हमको इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। दूसरी बात है एग्रीकल्चर, केमिकल रिएक्शन, बहुत सारा चीज़ में इसका यूज हो सकता है। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे नाभिकीय विखंडन देख रहे थे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन देख रहे थे। अब हम लोग देखें न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हल्के पार्टिकल्स मिलके 2 और मोर लाइटर पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, हेवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इसमें वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। ओके, सन के अंदर, स्टार्स के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तारे में क्या होता है, उसमें भी नाभिकीय संलयन होता है। और हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन संलयन पर, हाइड्रोजन बम का जो निर्माण होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के पे होता है। ओके, अगर बोलेगा कि हाइड्रोजन बम को सबसे पहले बनाने का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, एडवर्ड टेलर ने दिया था। कौन दिया था, एडवर्ड टेलर ने दिया था, ओके। और जो हाइड्रोजन बम इज मोर पावरफुल, 1000, लगभग लगभग 1000 टाइम्स पावरफुल है, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। 1000 टाइम्स क्या है वो, पावरफुल है, ओके, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74। कहा जाता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, ठीक है। इसका क्या होगा, 19 अप्रैल 1975। बस इसको जस्ट याद रख लीजिए क्योंकि पहला भारतीय उपग्रह है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन है जिस अगर किसी का 50 साल हो गया है, 100 साल हो गया है या पहला है, तो उसका आपको डेट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसको छोड़ा कहाँ से गया था, ठीक है, इसको रसिया के बेंकावूर स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। रसिया के बेंकावूर स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। और किस व्हीकल से, इंटर कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल से। किस व्हीकल, जैसे होता है ना अपने यहाँ PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसी तरीके से आर्यभट्ट को इंटर कॉस्मोस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था, ठीक है, ओके। इसको कितनी हाइट पे, लगभग लगभग 600 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है, 600 किलोमीटर की हाइट पे इसको स्थापित, 594 किलोमीटर की हाइट पे स्थापित किया गया था। और इसका वेट था 360 kg, किसका, आर्यभट्ट का, ठीक है। आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर आपको बोलेगा कि कि आपको कुछ पॉइंट्स अगर याद रखेगा कि इंडियन लैंड से पहला सैटेलाइट कौन छोड़ा गया था, रोहिणी, रोहिणी RS1, रोहिणी RS1, आप इसको भी याद रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन और याद रखिए, फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन था, एप्पल था। फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या था, एप्पल था। फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट कौन था, कार्टोसेट 1 है। फर्स्ट मैपिंग सैटेलाइट कौन है, कार्टोसेट 1 है। फर्स्ट इंडियन जो कि स्पेस में गया था, राकेश शर्मा, ठीक है, सुएज T2, ठीक है, 3 अप्रैल 1984, उसमें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, ओके। फिर बोलेगा फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वोमेन कौन होगी, कल्पना चावला, ठीक है। एक और आप इसे याद रख सकते हैं, एक चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान 1 2008 में गया था, 22 अक्टूबर 2008, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। एटलीस्ट आप इस ईयर याद रखिएगा, कहाँ, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको PSLV C11 छोड़ा गया था। चंद्रयान 1, ठीक है, वाज लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008, ठीक है, फ्रॉम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, किस व्हीकल से, PSLV C11 से छोड़ा गया था, ठीक है, ओके। फिर चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को, नहीं वो 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, इसको GSLV Mach 3 MK3 से छोड़ा गया था, ठीक है। इसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। तो उसी लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। वही लैंडर जो है वो सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाया था, ठीक है। अगर बोलेगा मार्स मिशन, तो ये 2014, ठीक है, 2014 में पहुंचा था, ठीक है, और ये पहले प्रयास में ही वो पहुंच चुका था, ठीक है। अगर पूछेगा फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी, एकदम 15 अगस्त 1969 को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब कहाँ पे वर्ष जो है ना दीर्घतम होगा। याद रखिए कि जो सबसे दूर होगा, जो सबसे दूर होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ईयर होगा वो सबसे लंबा होगा। ईयर होता क्या है, इस सन के चारों ओर, ठीक है, चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम एक ईयर बोलते हैं उस प्लेनेट का। जैसे हमारा अर्थ जो है, अच्छा पहले इसको हम देख लेते हैं कि वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है, तो प्लेटो पे, ठीक है। तो अब तो नेपच्यून पे हो जाएंगे कि प्लेटो अब ग्रह है नहीं, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कि ईयर किसको बोलते हैं, कि सन के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को एक ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे जो ईयर होता है वो 365 दिन का होता है। क्यों, क्योंकि 365 दिन में सन का चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, उसी को हम लोग ईयर बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे लॉन्ग ईयर कहाँ होगा, अब नेपच्यून पे होगा, क्योंकि प्लेटो अब ग्रह नहीं रहा। ओके, तो सबसे लॉन्ग ईयर अब नेपच्यून पे हो जाएगा। बोले किस ग्रह पे है होगा, तो नेपच्यून पे, ठीक है। ओके, इसको ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें सबसे अच्छा पूछता है कि अपने एक्सिस पे, माने अपने अक्ष पे सबसे कम समय किसको लगता है। याद रखना, बृहस्पति यानी जुपिटर को लगता है। माने अपने अक्ष पे घूमने पे मात्र 10 घंटे लगते हैं, और सबसे अधिक किसको लगता है, वेनस को लगता है, यानी शुक्र को लगता है, 243 डेज लगता है, 243 डेज लगता है। और पृथ्वी तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसी को हम लोग एक दिन बोलते हैं। तो जो अक्ष पे जब एक चक्कर लगाती उसके कारण दिन होता है, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर तो वो एक साल होगा, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है। अगर बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड क्या होता है, तो इसको आप आंख मूंद के याद रख सकते हैं, कितना, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो लाइट के स्पीड से ही चलता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो लाइट के स्पीड से ही वो चलता है। ये चैप्टर जो है ना आपका वेव्स के अंतर्गत है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा वेव्स के बारे में जान लेते हैं। वेव्स है ना दो टाइप के होते हैं, एक मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंग, ठीक है, उसको क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स भी दो टाइप का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर वो सेम हो, यानी पैरेलल हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर हो, वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों है साउंड, याद रखिएगा, साउंड इज मैकेनिकल वेव भी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में क्या होता है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी इसको। यह हमेशा सेम, इट इट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड ऑफ एज ऑफ लाइट, ठीक है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये फोटोन का बना होता है, ठीक है। इसका क्या विशेषता होता है नॉन मैकेनिकल वेव का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये न्यूट्रल होता है, ये ट्रांसवर्स होता है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से हमेशा चलेगा, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। कौन दिया था इसका कॉन्सेप्ट, मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 करें, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, लगभग लगभग कितना, इसमें तो 8.5 मिनट दिया हुआ है, लगभग कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, या कहीं 19 सेकेंड भी लिखा रहता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। इसमें मिनट है और सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये तो ये हो गया, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो सनलाइट धरती तक पहुंचने में लगभग लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, ओके। अब लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे कि मून से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग लगभग 1.28 सेकेंड। कितना लगता है, 1.28 सेकेंड लगता है, ठीक है। या कह सकते हो 1.3 सेकेंड लगता है, ये सेकेंड, वहां मिनट था यहाँ सेकेंड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ओके, अब हम बात कर लेंगे कि सन और अर्थ के बीच का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच कितना डिस्टेंस है? 1 पॉइंट, ठीक है, लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है लगभग। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है कि लाइट ईयर, हम बात करते प्रकाश वर्ष, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है ना, उसका पार्सेक, ये सभी डिस्टेंस का यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक आर द यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा यूनिट होता है पार्सेक होता है। क्या होता है? एक पार्सेक में कितना होता है? देखिए इसमें है 10⁻16, याद रखिएगा। कितना होता है? 10⁻16। तो इसमें याद रखिएगा 3 होता है, 3.08। अगर आपको 10⁻16 याद रहेगा तो आप ऑप्शन क्लोज। एक लाइट ईयर में कितने होते हैं? इसमें होता है 10⁻15। कितने होते हैं? इसमें होता है 9.46। ठीक है, तो एक पार्सेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, और एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15, 15 मीटर होते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने होते हैं? 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, इतने होते हैं। ठीक है, या वही 15 करोड़ किलोमीटर। हम 10⁻8 बोलेंगे तो किलोमीटर बोलेंगे, 10⁻11 बोलेंगे तो मीटर बोलेंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ओके। हम लोग कुछ सन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सन क्या होती है? मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, ओके। और सन में जो होते हैं ना, हाइड्रोजन लगभग लगभग 71 से 72% है, हीलियम 26% है। उसके सेंट्रल पार्ट को कोर कहा जाता है। ठीक है, हाँ, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन होता है। उसका सबसे लाइटेस्ट पार्ट को फोटोस्फीयर बोलते हैं, और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचता है उसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, यानी बर्न मंडल बोलते हैं। जो लाइटेड पार्ट होता है उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। ठीक है, उसके, यस। अब तो सोलर फ्लेम जो होता है ना, अगर नॉर्थ पोल पे हो तो अरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल पे हो तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक ना, नॉर्थ पे पोल पे हो तो अरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल पे सोलर फ्लेम अगर दिखता हो तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, मिड नाइट सन कहाँ होता है बताइए? पोलर सर्कल पे पता चलता है, यानी आर्कटिक रीजन में। ठीक है, ओके। जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन दिया था? क्लेडियस टोल्बी ने दिया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या होता है कि आप, है ना, कि अर्थ जो है ना सेंटर में है और सन चक्कर लगा रहा है, बताइए। उसमें गलत था, ये टोल्बी दिया था। बाद में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या दिया था? बीच में सन है और अर्थ या और भी प्लेनेट उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसको कौन दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक है, इसमें कॉपरनिकस। एक पूछेगा प्लेनेटरी मोशन ऑफ अर्थ कौन दिया? प्लेनेटरी मोशन कौन दिया था? ठीक है, वो दिया था केपलर ने। कौन दिया था? केपलर ने। और लगभग सन का एज 5 बिलियन है। ठीक है, ओके। सोलर इक्लिप्स के टाइम पे विजिबल पार्ट को कोरोना कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इस तरह से हम लोग कुछ सन के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, ओके। अगर सन के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानिएगा, मैंने स्टार, जैसे पोल स्टार के बारे में जान ली, वो बेटर इंडिकेटर ऑफ डायरेक्शन है। वेनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार कौन है बताइए? अर्थ, सन के बाद प्रोक्सिमा सेंटूरी है। ठीक है, ओके। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, और वेनस और यूरेनस, माने यू प्लस भी, यूरेनस प्लस वेनस का जो एक्सिस है, ठीक है ना, माने वो जो घूमता है ना, वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम घूमता है। और जितनी भी प्लैनेट घूमते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ठीक है, ओके। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है वही, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, हम लोग देख ही लिए थे कितने, कि 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग, या 19 सेकेंड। इस, ठीक है, अब तो पांचवा ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचता है, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड में। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे किसका? क्वेश्चन नंबर 70, हाँ 9। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ऑटोमेटिक बात है, बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। ठीक है, मरकरी हो जाएगा। ओके, ठीक है। सॉरी। अब हम
आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक है, सी है, फोर्ट्रॉन है, फास्ट नहीं है। ठीक है, ठीक। अब लोग हम बात करेंगे, बताओ कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है? बेसिक है, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, ये सब है। फास्ट उसका भाषा नहीं है, उसका लैंग्वेज नहीं है। कुछ हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर लेंगे। फर्स्ट कंप्यूटर कौन हुआ था? उसका नाम था मार्क वन। कौन हुआ था? उसका नाम मार्क वन। ठीक है। देखिए, कंप्यूटर का लैंग्वेज तीन प्रकार का होता है। ठीक है, मशीन कोड लैंग्वेज, असेंबली कोड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज जो है कौन था? वो प्लेन कैलकुलेल था। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज वाज प्लेन कैलकुलेल था। ठीक है, ओके। तो मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड लैंग्वेज में क्या, तो जीरो और वन का यूज होता है। ठीक है, असेंबली कोड लैंग्वेज में क्या, जैसे कि एडिशन को एड लिखेगा, सब्ट्रैक्शन को सब लिखेगा। हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे उसका सबसे पहले विकास आईबीएम ने किया था। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ये जो बेसिक है, सी है, फोर्ट्रॉन है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका सबसे पहले विकास कौन? आईबीएम। तो आईबीएम सबसे पहले फोर्ट्रॉन का, ठीक है, फोर्ट्रॉन का यूज किया था। फोर्ट्रॉन पहला हाई लेवल लैंग्वेज था। अगर सिर्फ पूछेगा पहला लैंग्वेज कौन था, तो प्लेन कैलकुलेल। पहला हाई लेवल लैंग्वेज कौन था? तो फोर्ट्रॉन था। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कोबोल है, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, कोमोल, लोगो, प्रोलॉग, फोर्थ, पायलट, सी प्लस प्लस, LISP, यूनिक्स, स्नोबॉल, ये सभी क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, जैसे कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक का बिगनर्स ऑल, ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, एल्गोल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, पास्कल तो पास्कल कॉमन कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, प्रोलॉग का प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन पूछेगा कि फोर्थ जो है, फोर्थ FORTH, फोर्थ भी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका विकास कौन किया था? चार्ल्स मूरे ने किया था। ठीक है, चार्ल्स मूरे ने किया था। ठीक है, एक कुछ और हम लोग देख लेते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। स्पैम किसको बोलते हैं? अनवांटेड मैसेज को स्पैम बोलते हैं, उसी को जंक ईमेल भी बोलते हैं। ठीक है, फिशिंग स्कैम क्या होता है? जैसे बैंक पासवर्ड को अगर कोई चुरा लिया तो उसको फिशिंग स्कैम बोलते हैं। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ICMP का इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर बोलेगा कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वॉन न्यूमैन का है। ठीक है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का है। ठीक है, और बोलेगा आईसी चिप किसका बना होता है? वो सिलिकॉन का बना होता है। मैग्नेटिक डिस्क किसका बना, उस पर किसका लेयर होता है? आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है। दोनों में अंतर देखिए, आईसी चिप पूछेगा तो सिलिकॉन का लेयर होता है। मैग्नेटिक डिस्क पूछे तो उस पर आयरन ऑक्साइड का होता है। ठीक है, आईसी चिप सिलिकॉन, मैग्नेटिक डिस्क आयरन ऑक्साइड का लेयर होता है। ओके, हम यहीं पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।